उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस बजट भाषण पर बोलने की अनुमति दी। उपाध्यक्ष महोदय, 109 पृष्ठीय और 395 बिंदु इस बजट के अंदर है। बहुत बड़ी उम्मीद थी राजस्थान की जनता को इस बजट से, क्योंकि अगला जो 2018 का बजट आएगा तो चुनावी वर्ष है उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन पूरे राजस्थान का जवान और किसान इस बजट की ओर देख रहा था। बहुत बड़ी उम्मीद जवानों के अंदर थी, हमारे संविदा कर्मियों के अंदर थी, और किसान इस उम्मीद के साथ राजस्थान की विधानसभा की तरफ देख रहा था कि इस बजट के अंदर जो आप सबसे ज्यादा आज राजस्थान के अंदर जिस बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और दिल्ली में भी जो बहुमत मिला है, लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी, किसानों को, कि हमें इस बजट से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जब 2.5 घंटे का कल बजट सुना और आज का अखबार जिसने पढ़ा, निश्चित रूप से आपका 80% काम तो कहने की आवश्यकता नहीं, उन अखबारों से ही हो गया। राजस्थान के जवान को 15 लाख रोजगार की बात करी थी, किसान को बहुत बड़ी सुराज आएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, 3.5 साल के अंदर आप जिन योजनाओं का गुणगान कर रहे हो, उन योजनाओं से आपको बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। हम भामाशाह योजना लेके आए, आपने गांव के लोगों का सबका ध्यान उस ओर बंटा दिया कि हम भामाशाह कैंप लग रहे हैं। और दूसरी आप लेके आए जल स्वावलंबन योजना। लोग इतने डरने लगे, जहां भी जल स्वावलंबन का कैंप होता है, आपके मंत्री जाते हैं तो लोगों ने जाना छोड़ दिया कि कितने की रसीद कटानी पड़ेगी, वो चंदा करने का काम इकट्ठा कर दिया राजस्थान के अंदर। क्या साहब इतना अपने पास कमी पड़ गई कि हम जल स्वावलंबन योजना के तहत आप कार्यक्रम करो, सरकारी कार्यक्रम, और वहां इस अधिकारी की इतने की रसीद काट दो, ये भामाशाह इसके ये काट दो, ये कर दो वो कर दो। तो 3.5 साल के अंदर जो आपकी योजना है, और ज्यादातर टाइम वीसी के अंदर ही बीता। हर जगह देख लो भी एसडीएम को टेलीफोन करते हैं कि एसडीएम साहब वीसी में, कलेक्टर वीसी के अंदर है। तो पूरी सरकार 3.5 साल के अंदर उपाध्यक्ष महोदय कोई जनता का काम नहीं हुआ। सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर आंदोलन हुए। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2003 से 8 के अंदर भी सबसे ज्यादा आंदोलन का अगर दंश किसी राज्य ने झेला तो राजस्थान राज्य के अंदर सबसे बड़े आंदोलन हुए, और सबसे ज्यादा गोलीकांड भी राजस्थान की आपकी 3 से 8 की पूर्ववर्ती सरकार के अंदर हुए। और आज भी राजस्थान का किसान कर्जे से तंग आके उपाध्यक्ष महोदय वो आत्महत्या कर रहा है। 43 किसानों ने राजस्थान के अंदर आत्महत्या कर ली, और सबसे ज्यादा जवान अगर बेरोजगारी की समस्या से तंग आके सड़क पर दम तोड़ रहा है तो राजस्थान का जवान इस सरकार को कोस रहा है। स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर आपने वादा किया था कि राजस्थान के जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको हम नियमित करेंगे, और राजस्थान का जवान आपके बेकावे के अंदर आ गया। और कुछ कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती सरकार थी और 50 साल का राज था, उन्होंने भी कोई जवानों का विशेष भला नहीं किया। इसलिए जवानों ने सोचा कि इस बार मोदी के नारे के साथ चलें और हमारा भविष्य इस भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर सुरक्षित है। लेकिन 15 लाख रोजगार देने वाली जो आपकी बात थी, आज तो आपने इस बात को ही नकार दिया। आपके कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने तो 15 लाख रोजगार की बात ही नहीं करी, हमने तो कहा कि रोजगार की व्यवस्था करेंगे। अरे कहां करोगे ये तो बताओ, व्यवस्था किस जगह करोगे? आपने तो 15 लाख नौकरियां देने की बात करी थी कि हम अगर सत्ता के अंदर आए तो 15 लाख जवानों को नौकरियां देंगे। अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो आपने रिसर्जेंट राजस्थान के नाम से 6 महीने तक समय इधर जनता देखती रही कि रिसर्जेंट राजस्थान कर रहे हैं जयपुर के अंदर। बहुत बड़ा कार्य, क्योंकि आपको तो टाइम पास करना ना भाई, 5 साल कैसे निकालें। 250 की संख्या आ गई, इनको भी राजी रखना, विधायकों को भी, सबको राजी रखना। सबको अपन लाल बत्ती भी नहीं दे सकते, सारे मंत्री भी नहीं बन सकते। तो कहीं न कहीं नई बात आप हर बार लेके आए। रिसर्जेंट राजस्थान के नाम से आपने करोड़ों रुपए जयपुर के अंदर खर्च किए। कई विदेश के अंदर लेने वाले लोग भी आए। आपके सीएम साहब ने बाहर रोड शो भी किए, देश में भी किए, विदेश के अंदर भी किए। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी 40 से ज्यादा एमओयू दम तोड़ते नजर आए, और उस रिसर्जेंट राजस्थान का कोई फायदा अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है। और 2019-20 में आएगा, उसमें आपका कुछ भी नहीं होगा, तो 18 के बाद आएगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, एक आप
स्किल डेवलपमेंट की बात हमेशा करते हो। अजी स्किल डेवलपमेंट कहाँ करोगे? आपने अपने अपने जो लोग थे उनको सब जगह दिला दिया आपने स्किल डेवलपमेंट के, कि आपको ये दिला दिया भाई, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल दिया, और सेंटर की जांच करने गए तो कहीं तो गौशाला नजर आई, कहीं दूसरा कुछ आया, तो कहाँ से स्किल डेवलपमेंट हो रहा है? उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी विडंबना है कि आजादी के 70 साल बाद आज अब अपन राज्यपाल के अभिभाषण में चर्चा करते हैं और बजट पे चर्चा करते हैं, तो एक पक्ष सिर्फ उस बजट के पक्ष में बोलता है और दूसरा पक्ष उस बजट के खिलाफ भाषण देता है, ये राज्यपाल के अभिभाषण के खिलाफ बोलता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस राजस्थान को बचाना है, राजस्थान के जवान, राजस्थान के किसान को बचाना है। आज आपकी कड़ी से कड़ी जुड़ गई। पिछली बार कांग्रेस की भी सरकार राजस्थान में थी, दिल्ली में थी, और अब की बार आपकी राजस्थान के अंदर सरकार थी। आपने कहा कि हमारे एमपी बनाओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, हम राजस्थान को विकसित राज्य बना देंगे, हम राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। लेकिन राजस्थान को 3 साल के अंदर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान वो सारी जो शर्तें होती है पूरी करता है। सीमावर्ती हमारा इलाका है, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है राजस्थान के, आदिवासी इलाका, और यहाँ की जो संस्कृति है, वो सारे जो मापदंड होते हैं वो पूरे करने के बाद भी राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं बात करूंगा 3 विशेष बातें सदन की नेता ने यहाँ पे कही थी कि एक तो आर्थिक विकास में तेजी, रोजगार के नए अवसरों को पैदा करना और सुशासन कायम रखना है। मगर मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि रिसेंट राजस्थान का आपका जो जुमला था वो फेल हो गया। और दूसरा बिंदु रोजगार के अवसर देने का था। उपाध्यक्ष महोदय, 4 साल के अंदर भी अब इस बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं किया कि कितनी नौकरी आप 1 साल के अंदर लगाओगे, क्या आप करने जा रहे हो, क्या नहीं करने जा रहे हो। आपने तो एक काम किया साहब, बजट बहुत अच्छा आपने दिया, इस बार सीडी भी बना के दी और पेन ड्राइव दिया, इसके साथ साथ कुछ टेबलेट और दे देते ना तो उनको पढ़ने के बाद लेके सो जाते। वो काम थोड़ा सा, वो एक चूक हो गई इसके अंदर। उपाध्यक्ष महोदय, बिंदु संख्या 9 में आपने कहा कि नवीन सुधार से वे का समग्र दृष्टि से प्रावधान संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग किया जा सके। मगर सरकार ये बताए कि वे करेगी कहां पर, और बजट तो आपके लैप्स होते जा रहे हैं। आप जो बजट है उसको पूरा नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से मिलने वाले फंड पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। बिंदु संख्या 12 में 12 से लेकर 28 तक सड़कों की बात उपाध्यक्ष महोदय कही है कि हजारों किलोमीटर हमने सड़क बना दी, गौरव पथ बना दिए। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के टाइम आप भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे और मैं भी था, जब राजस्थान के अंदर सड़कें बनी, चाहे मिसिंग लिंक बनी, गौरव पथ उस टाइम नहीं थे, लेकिन धार्मिक पर्यटन महत्व की जो सड़कें बनी थी उसमें राजस्थान के सारे विधायकों की अभिशंसा पे सड़कें बनी थी। आपने जो छोटा सा विपक्ष है, 23-24 इस साइड के अंदर है, 5, 7, 8 हम लोग है, आपको तो हम इतने भी नहीं सुहाते। उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो हमारी अभिशंसाओं को दरकिनार करके फेंक दिया और विधायकों से अभिशंसा तक नहीं कराई। और जो आपके हारे हुए प्रत्याशी थे, कोई तो अपनी ढाणी के अंदर सड़क बना रहा है, कोई अपने उसके अंदर खसरे के अंदर बना रहा है, और हमारे खींवसर के अंदर तो हमारे मंत्री जी वहां से आते हैं, मैं उन पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन उन्होंने अपने गांव के चारों तरफ रिंग रोड बना दी कि हनुमान बेनीवाल की अभिशंसा पे सड़क नहीं बननी चाहिए। मैं तो चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जितनी बदले की भावना से काम करेगी उतने ही हम और आगे बढ़ेंगे। ये सड़कें, बिजली, और इनसे आप हमारा हौसला कम नहीं कर पाओगे। उपाध्यक्ष महोदय, आप चाहिए था सरकार को कि प्रत्येक विधायक की अभिशंसा को आगे रखती, गौरव पथ बनाने थे, दो डामर सड़क जो गांव के बीच के अंदर निकलती है, उस भाग के अंदर जहां ज्यादा खराबी होती है उसको आपने गौरव पथ के माध्यम से सीसी रोड बना के उसको ठीक करने की बात की। आपने सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ा दी, और मेरे वहां से लोग हाईकोर्ट के अंदर गए और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि खींवसर के अंदर आपने सड़कें गलत बना दी। आपने एफिडेविट दिया कि साहब जैसा विधायक जी चाहते हैं या इनकी जैसी जो इनकी अभिशंसा थी वो हम बना देंगे, तो आपको दुगना बजट खर्च करना पड़ेगा। पड़ा हाईकोर्ट की फटकार के बाद खींवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में सड़कें बनी। उपाध्यक्ष महोदय, और अब फिर लोग हाईकोर्ट गए, PIL लगाइए कि साहब जनता का पैसा इस तरह आप किसी दूसरे लोगों को जो नजदीक का विधायक नहीं है उनकी अभिशंसाओं पे आप काम करोगे तो कौन सा ये लोकतंत्र रह जाएगा। साहब, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जब चुनी हुई सरकार इस तरह से भेदभाव करेगी तो कैसे हम दुनिया में विश्व के सबसे बेहतरीन लोकतंत्र होने का दावा करेंगे। अब आपको हम सुहाते ही नहीं है। पहले भी परंपराएं थी, आप भी भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग ज्यादातर विधायक इस बार चुन के आए, हम भी थे। पानी का काम होता था, दूसरा काम होता था, हम लेटर लिखते थे और सरकार हमारा काम करती थी। लेकिन इस बार तो आपने सारी हदें पार कर दी। बिंदु संख्या 32 के अंदर सिंध कैंप बस स्टैंड के विकास की बात कही है। उपाध्यक्ष महोदय, ये तो पूर्ववर्ती सरकार के टाइम भी सिंध कैंप बस स्टैंड के बात हो गई थी,
काम चालू हो गया था, लेकिन 3 साल तक तो आपने सिंधी कैंप बस स्टैंड का विकास नहीं किया। और जब करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लॉस हो गया तब आपने 3 वर्ष तक बदले की भावना और अब कार्य को रोकना और अब वापस शुरू करके सुराज की भावना से कोसों दूर अब आपने किया कि सिंधी कैंप का हम काम करेंगे। बिंदु संख्या 33 में प्रदेश के गांव ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित करने की बात कही, मगर आज मैं मेरे जिले की बात करूं उपाध्यक्ष महोदय, नहरी परियोजनाओं के कार्य में भयंकर देरी और लापरवाही हो रही है और सरकार इस बात पर ध्यान देगी जब तक नहरी परियोजनाओं से घर घर तक पानी नहीं पहुंच जाता तब तक प्रत्येक गांव के अंदर 2-2 हाइड्रेंट लगाए ताकि लोग मटके से जो पानी लेके जाते हैं ढाणियों के अंदर, दूर दराज जिनकी ढाणियों के अंदर बसे हुए गांव के अंदर तो आपने पॉइंट लगा दिए, लेकिन ढाणियों तक वो पानी नहीं जा रहा है, इसलिए मैं 2-2 हाइड्रेंट की मांग करूंगा। बिंदु संख्या 35 में पेयजल योजना की बात सरकार कर रही है, जिस पर सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि केवल पुरानी सरकार की योजनाओं को लंबित बताकर टाइम पास किया। और ये जो एसपीएमएल में कोई आरोप लगाना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, एसपीएम घोटाले की बहुत बड़ी आंच सरकार पे आई, मंत्री पर आरोप लगे और तो जो आपके वर्तमान मंत्री है वो बाहर मीडिया से कह रहे थे कि पूर्व मंत्री के घोटाले की जांच करा दो, हमें तो आवश्यकता नहीं पड़ी, खुद ही आप आपस में ही कर रहे हो सब उपाध्यक्ष महोदय। मगर आज तक उस कंपनी के प्रमोटर्स को सरकार पकड़ नहीं पाई। पिछले जो हमारे सरकार के सीएम के नजदीक थे ओम मेटल्स कंपनी को आपकी भाजपा सरकार में बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी बताया ओम मेटल्स को, और एसपीएमएल कंपनी के मालिक और ओम मेटल्स के मालिक दोनों संबंधी है। इस प्रकार जब आपकी सरकार हो तो एसपीएमएल और कांग्रेस की सरकार हो तो ओम मेटल्स। अब आप बताओ उपाध्यक्ष महोदय, बिंदु संख्या 43 के अंदर शहरी जल प्रदाय योजना की बात की, मगर आज भी राजस्थान के शहरों में अधिकतर कॉलोनियों में फ्लोराइड गंदा पानी जनता पीने को मजबूर है और जयपुर के अंदर भी पीने के पानी से मौतें उपाध्यक्ष पूरे देश के अंदर गूंज थी। बिंदु संख्या 49 से लेकर 56 तक ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं पर आपने बात करी। 1 लाख कृषि कनेक्शन देने की बात करी उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन आपका तो फरवरी 2010 का जो फाइल किसान ने भरी है अभी तो वही पेंडेंसी चल रही है। 7 साल पीछे चल रहे हो आप, कनेक्शन किसको दोगे आप ये तो बताओ। ज्यादातर आपके इलाके वो डार्क जोन घोषित कर दिए। हमने इस बात को कहा कि अगर आप किसान का भला करना चाहते हो तो एफिडेविट पे इस राजस्थान के किसान को, जिसका कोई दोष नहीं है, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इन इलाकों के अंदर डार्क जोन हो गया और डार्क जोन के बाद जब वो अपनी कागज लेके एन ऑफिस के अंदर फाइल लेके पहुंचा तो कहा कि आप तो आरआई और पटवारी से लिखा के लाओ। और उपाध्यक्ष महोदय जब वो आरआई पटवारी से लिखाने गया तो आरआई पटवारी ने कहा 2 लाख रुपए दे दे तो मैं लिख दूंगा कि तेरा कुआ डार्क जोन का आदेश जो हाईकोर्ट का आया था उससे पहले खुदा हुआ है। तो उपाध्यक्ष महोदय बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ और हमने बार बार इसकी मांग की। हम बहुत बड़ा मापड़ाव भी 13 लास्ट और 14 के अंदर डाला था, तब सरकार ने हमारी बात पे कमेटियां बनाई और इस मुद्दे को मैंने पहले भी राजस्थान की विधानसभा में उठाया था कि उपाध्यक्ष महोदय इससे राजस्थान की सरकार को 10,000 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी और 800 करोड़ रुपए अतिरिक्त आपको मिलेंगे अगर डार्क जोन से पुराने जितने भी कृषि कनेक्शन हैं उनको आप किसान के एफिडेविट पर नियमित करो और नए कनेक्शन दो तो निश्चित रूप से जो राजस्व घाटे के अंदर जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय 13-14 के आंकड़े को औसत आधार भी माने तो बिजली कंपनियों का घाटा 1,11,700 करोड़ रुपए हो गया, जो बिजली में देश भर में सर्वोच्च स्तर पर है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी द्वारा इसकी जांच भी होने की आवश्यकता। उपाध्यक्ष महोदय अगर राजस्थान की सारी बिजली फ्री कर देते ना 15 साल के अंदर, 2002 के अंदर जो आपने 2000 में आए, 2002 में कंपनियां बनाई और उसके बाद हर साल घाटा बढ़ता गया। अगर पूरा किसान की बिजली माफ होती तो भी 1,11,000 करोड़ नहीं जाती। उपाध्यक्ष महोदय कहीं न कहीं बिजली कंपनियां मंत्रियों तक बिजली की खरीद के अंदर घोटाले हुए, इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी ऑडिट 2000 से लेकर 2015 तक की होती, 17 तक की, तो निश्चित रूप से एक बिजली के मामले में बहुत बड़ा किसान का भला होता। और उपाध्यक्ष महोदय एक मैं बात ये कहना चाहूंगा, इसको लेके हम बहुत बड़े आंदोलन भी राजस्थान के अंदर कर रहे हैं और बिजली की दरें पहले बढ़ा के आनंद फानंद में दरें कम कर दी। मैं कह रहा हूं दरें कम करने के बजाय अगर आप राजस्थान के किसान की बिजली माफ करते तो निश्चित रूप से राजस्थान का किसान आपको दुआ देता मन से, क्योंकि आप जो बिजली 4.5-5 रुपए और 5.5 रुपए यूनिट में खरीदते हो और किसान को 90 पैसे के अंदर दे रहे हो,
तो किसान को 3.5 रुपए, 3.25 रुपए, 4 रुपए की सब्सिडी दे रहे हो उपाध्यक्ष महोदय। तो आपको तो 90 पैसे और सब्सिडी देनी थी। आप 90 पैसे की और सब्सिडी किसान को दे देते, किसान का भला हो जाता, किसान वाई वाई करता, दुआ देता, और 2018 के अंदर आप भी आराम से वापिस जाते वोट मांगने के लिए। तो ये उपाध्यक्ष महोदय सरकार को करना चाहिए था। 54 में आज बिंदु संख्या 54 में आगामी 2 वर्षों में जो कनेक्शन देने की आपने बात की है, अभी तक तो 10 वाली पेंडिंग है, और 2003 से 8 तक तत्कालीन सरकार द्वारा फीडर इनोवेशन का कार्यक्रम उपाध्यक्ष महोदय हाथ में लिया था। आपके उस टाइम आरजी गुप्ता हुआ करते थे उपाध्यक्ष महोदय, और 10,000 करोड़ रुपए उसके अंदर खर्च होना बता दिया। लेकिन फीडर सुधार के नाम पर राजस्थान के अंदर न तो कोई नई लाइन आई, न कोई नए पोल, न कोई नए तार, और जो निकाल लिए तार पोल लाइन है उनका भी अता पता नहीं है। जो नया भेज दिया, पुराना कहां गया, उसका उपाध्यक्ष महोदय कोई हिसाब किताब नहीं है। बहुत बड़ा घोटाला इस फीडर सुधार कार्यक्रम के अंदर भी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, बजट के बिंदु संख्या 57 से 59 तक पर्यटन की बात सरकार ने की, मगर मैं सदन को बताना चाहता हूं केवल अपने पसंदीदा लोगों को पर्यटन बढ़ाने के नाम पर मार्केटिंग बजट से लाभान्वित किया जा रहा है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज विश्व के पर्यटन नक्शे पर राजस्थान का पधारो हमारा देश छाया हुआ था, जिसको बदलकर आपने अब जाने क्या दिख जाए हो गया, जिसकी वजह से पर्यटन विपरीत प्रभाव पड़ा। बिंदु संख्या 75 से लेकर 81 तक वन क्षेत्र। उपाध्यक्ष महोदय, हम अब वनों को, और जितने भी हमारे दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की मूल नीति उपाध्यक्ष महोदय, जिनको लेके भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने आजीवन निजीकरण का विरोध किया कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, बहुत बड़े आंदोलन किए, अपने प्राण त्याग दिए, और आप तो सब बातों का निजीकरण कर रहे हो। उनके विचारों के खिलाफ जाकर जंगलों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी करी उपाध्यक्ष महोदय, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी, निजी कंपनियों की दखलंदाजी से वन क्षेत्र के जीव जंतुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, टाइगर भी खतरे के अंदर है। टीटी साहब, जंगलों को टाइगर भी खतरे के अंदर है, और सरकार ने राजनीतिक हित की आड़ में अपने चेतों को जंगल में, जिनकी बाहर होटलें हो गई, और अब उनको लगा कि अपने तो सब जगह होटल होगी, अब जंगल जो है सवाई माधोपुर है, वहां हमारी होटल नहीं, रणथंभौर के अंदर, तो साहब वहां मेरी होटल कैसे हो। तो अब आप पता नहीं क्या दिमाग आया होगा, लोगों ने सूझ बताई होगी कि साहब ये करोगे आपकी होटल वहां हो जाएगी, अब निजी हाथों के अंदर दे दो, ताकि हमारी भी वहां जो होटल का काम कर रहे हैं उनकी होटल सवाई माधोपुर के में भी हो जाए। राज्य के महत्वपूर्ण नेशनल पार्कों को निजी हाथों में सौंप रही है, तो बहुत बड़ी चिंता का विषय। उपाध्यक्ष महोदय, बिंदु संख्या 82-83 में सरकार ने पर्यावरण की बात की, मगर आज फैक्ट्रियों से निकल कर दूषित पानी में धुएं, नावा के नमक प्लांट, जो नावा के अंदर सबसे बड़ा नमक का उत्पादन क्षेत्र है उपाध्यक्ष महोदय, वहां बहुत बड़ा आंदोलन भी हम लोगों ने किया था, और सरकार ने आश्वासन दिया कि जितनी भी फैक्ट्रियां इस हाईवे के ऊपर नावा क्षेत्र के अंदर बनी हुई है, वहां वो प्रदूषण रहित जो नमक उसको साफ करते हैं, तब वो जो धुआं और डस्ट निकलती है उनकी चिमनी लगती है उपाध्यक्ष महोदय, जो करोड़ों रुपए फैक्ट्री के अंदर खर्च करता है, तो 15 से लेकर 18-20 लाख की उसकी कीमत होती है। वो लगाएं तो निश्चित रूप से रोगों, जो रोग फैल रहे हैं लोगों के अंदर, उससे मुक्ति मिल सकती है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, बार बार ये बात करने के बावजूद भी आज भी नमक प्लांटों के अंदर प्रदूषण से सैकड़ों लोग बीमार पड़ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 5 मिनट और बोल लूं ना, 5 दे दो ना, सही बोल रहा हूं ना। उपाध्यक्ष महोदय, 84 से 92 तक निवेश में आर्थिक वृद्धि की बात कही, मगर प्रदेश की तकदीर बदलने वाले बाड़मेर के रिफाइनरी प्रोजेक्ट का कोई जिक्र नहीं किया। ये तो राजनीति की भेंट चढ़ गया रिफाइनरी। परसों हम सोच रहे थे, कोई कह रहे थे रिफाइनरी का प्लांट छोटा आएगा, जैसा भी आया आ तो जाएगा। पहले तो आपने कह दिया कि बाड़मेर के अंदर बने, बालोतरा में बने, नए नए सगुपे वहां पे छोड़ दिए, फिर कहा कि तो कांग्रेस टाइम का है तो हम बनाए कि नहीं बनाए, इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा। अब आपने कहा छोटा प्लांट लाएंगे, और अब कह दिया कि अभी तो रिफाइनरी कोई जिक्र ही नहीं किया। तो पूरा प्रदेश और बाड़मेर जिला, जहां तेल हमारे यहाँ निकलता है उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन रिफाइंड होने के लिए वो गुजरात जाता है, आज वहां रिफाइनरी लग जाती उपाध्यक्ष महोदय, हजारों लोगों को रोजगार मिलता। बाड़मेर भी विकास के मामले में जिस तरह गति बाड़मेर को मिलनी चाहिए, रिफाइनरी से निश्चित रूप से बाड़मेर को एक दिशा मिलती, बाड़मेर को गति मिलती। हमारा सीमावर्ती इलाका है, और बाड़मेर जैसलमेर के लोग किन परिस्थितियों के अंदर उन्होंने संघर्ष किया, हमसे ज्यादा संघर्ष उन्होंने किया, और आज बाड़मेर का जवान निश्चित रूप से शिक्षा के अंदर आगे आ रहा है। तो रिफाइनरी की जो मांग है
उनकी वाजिब है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि मुख्यमंत्री जब बजट पे रिप्लाई दें या वित्त विधेयक पे जब चर्चा हो तो इस रिफाइनरी के मामले में सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलेगा, राजस्थान के जवान को, पूरे राजस्थान के जवान को बाड़मेर के अंदर रोजगार मिलेगा, बाड़मेर का विकास होगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक मैं बात कहना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर पहली बार उपाध्यक्ष महोदय चिकित्सा शिक्षा विभाग के दिनांक 7/3/2017 को एक आदेश निकाला कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज के एमओ, जेएस और एसएस को एक गैर संवैधानिक आदेश द्वारा आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य बना दिया गया। इस गैर संवैधानिक आदेश के विरोध में राज्य के सभी मेडिकल टीचर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण राज्य की चिकित्सा सेवाएं एकदम से ठप हो गई। सरकार ने अपने चेतों को फायदा देने के लिए राज्य की जनता का कोई ख्याल नहीं रखा और राज्य में पिछले 24 घंटे में त्राई त्राई मच रही है। ऐसा राज्य के पिछले 70 साल के इतिहास में उपाध्यक्ष महोदय पहली बार हुआ कि सारे प्रोफेसर, सारे लेक्चर और सारे डॉक्टर एक साथ हड़ताल के अंदर आए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी यहाँ बैठे नहीं और मैं मंत्री जी मेरे को इस गैलरी के अंदर मिले, मैं कह रहा था कि आप 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा आपने हिटलर शाही आदेश कैसे जारी कर दिया? तो कह रहे थे मैं वापस ले लूंगा। तो फिर आदेश किया ही नहीं, क्यों जारी बताओ? तो फिर वापिस अब जब लोग अखबार में छपेगी 2-5-10 लोग डॉक्टरों के हड़ताल की वजह से मर जाएंगे, तब जाके आदेश लोगे। तो आपको थूके चाटने की आदत कहां से पड़ गई? हर कोई काम करते हो फिर बेक हो जाते हो। फिर उपाध्यक्ष महोदय, काम करते हो फिर बेक हो जाते हो, कभी तो कहीं निकलते हो, बात करते हो ये कर देंगे और फिर बेक हो जाते हो। तो उपाध्यक्ष महोदय, वही काम करना चाहिए जिससे राजस्थान के अंदर जनमानस का नुकसान नहीं हो, जनधन की हानि नहीं हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमें इस राजस्थान को बचाने के लिए सबको मिलकर इस नए राजस्थान के निर्माण के लिए प्रयास करना चाहिए। राजस्थान आगे बढ़े, राजस्थान का जवान आगे बढ़े, राजस्थान का किसान आगे बढ़े। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़े घोटालों की गूंज इस देश के अंदर है। उपाध्यक्ष महोदय, खान घोटाला, आप एक मिनट उपाध्यक्ष, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आपने जेल के अंदर डाल दिया, लेकिन इसकी आंच ऊपर तक थी, पूरी जांच नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, एसपीएमएल कंपनी का घोटाला, अधिकारियों को जेल के अंदर डाला। आपके गर्मी से मौतें हुई, स्वाइन फ्लू से मौत हुई। बजरी का बहुत बड़ा घोटाला उपाध्यक्ष महोदय हुआ, लेकिन बजरी घोटाले के अंदर वो इतना बड़ा आदमी हो गया कि सरकार चाहकर भी उसने नदी नालों का स्वरूप बिगाड़ दिया और चाय जैसी गुंडागर्दी करता है। एक एक ट्रैक्टर के 2 तरह की रसीद रखता है। सरकार को टोल नाके पे अलग 152 रुपए, 800 की रसीद काट रहा है, 800 ट्रक की उसके 1500 की काट रहा है। राजकुमारी, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से एक ही आग्रह कि राजस्थान के अंदर जितने भी घोटाले पिछले 3.5 साल के अंदर या उससे पहले जो घोटाले हुए, उनकी सही जांच होनी चाहिए। आपने जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर जो एसीबी की कार्रवाई करवाई, उसका मैं स्वागत करता हूं कि आपने बहुत बड़ा गिरोह वहां पकड़ा जिन्होंने सिफारिश के आधार पर नौकरी लिए। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पार्टी के पक्ष की विपक्ष की बात नहीं करता, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं। अच्छा तो ये होता कि आप उत्तराखंड की तर्ज पे यहाँ भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मजबूत लोकायुक्त लेकर आते तो राजस्थान की जनता आपको धन्यवाद देती। उपाध्यक्ष महोदय, ये बजट आंकड़ों का मायाजाल है, इस बजट से राजस्थान का भला नहीं होने वाला, इसलिए मैं इस बजट के खिलाफ अपनी बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय,